हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। क्लास स्टार्ट हो रही है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है, जो बोर्ड एग्जाम में का क्वेश्चन बार बार आता है। उसी क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन है लेंस मेकर फार्मूला। क्या है? लेंस मेकर फार्मूला और पावर ऑफ लेंस। इस दो पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो चलिए आइए, हम लोग जो स्टडी किए थे पिछले क्लास में उसको थोड़ा सा बैक गियर लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे when object is in rare medium 1, then refraction formula for spherical surface। आपको पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी में समझाए थे कि जब आपका वस्तु विरल माध्यम में हो और उससे निकलने वाले प्रकाश का किसी गोलीय सतह से अपवर्तन होता हो, तो उसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये फार्मूला आपको सिखाया गया था। जस्ट इसका उल्टा भी होता है कि ऐसा स्थिति आपके सामने आएगा कि when object is in denser medium 2, then refraction formula for spherical surface। तो आपका ये जो फार्मूला यहाँ पर होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा। μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r होगा। अब ये दोनों फार्मूला के अंतर को पकड़िएगा और इन इसी दोनों फार्मूला का यूज करके लेंस मेकर फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। यहाँ पर है कि ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम 1 में है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। मतलब μ2/इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। r रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी गोलीय सतह है उसका वो है वक्रता त्रिज्या r है। और कहता है कि जब आपका जो ये ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम 2 में रहेगा तब रिफ्रैक्शन का फार्मूला हमारा ये होगा। मतलब μ2 के स्थान पर μ1 और μ1 के स्थान पर μ2। तो μ1/इमेज डिस्टेंस यहाँ पर है, μ2/इमेज डिस्टेंस यहाँ हो गया μ1/इमेज डिस्टेंस, यहाँ μ1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ हो गया μ2/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और यहाँ μ2 माइनस μ1 था,
या μ1 माइनस μ2 बाय आर हो गया। आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ फार्मूला में u तुम्हारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तुम्हारा है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, और आर तुम्हारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। ये आपका फार्मूला है। μ1 मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और मतलब ये जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जो यहाँ रेयर मीडियम है इसका μ1 है। तो इतना सा फार्मूला हमको याद रहना चाहिए हम सभी बच्चों को। अभी हम लोग लेंस मेकर फार्मूला में इसी दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। तो मैं मान लूँ आपको याद होगा, सोचने सीख गए हैं, दिमाग में सेट हो गया है। चलिए दिमाग में सेट हो गया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आपको लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस मैंने अभी ताज़ा करवाया, याद करवाया, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ अभी तुरंत ही आपको याद करवा देंगे लेंस मेकर फार्मूला को, पूरा पूरा सोचने के लिए और लिखने के लिए। पूरा क्लास कंप्लीट करके देख लीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के लिए गारंटी ले लेंगे, मतलब गारंटी। लेकिन पूरा क्लास देख लीजिएगा, तब आधा देखिएगा फिर आधा समझिएगा, पूरा आपको याद करवा देंगे, फिर दोबारा रिवीजन जिंदगी में नहीं करना पड़ेगा। इतने दावे के साथ में कर रहा हूँ। तो चलिए दोनों फर्क सोच लिया, आइए उसको हम लोग अब देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। सर हम लोगों का जो यहाँ पर पढ़ने के लिए टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है लेंस मेकर्स फार्मूला। मतलब किसी लेंस के निर्माण को करने में, कि लेंस बनाएंगे तो उस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा, उस लेंस का पावर कितना होगा, उसको तय करने वाला जो फार्मूला है वही फार्मूला है लेंस मेकर फार्मूला। क्लियर हुआ बात? लेंस का निर्माण में जिस फार्मूला का यूज होता है वही हुआ लेंस मेकर फार्मूला। तो वो फार्मूला होता क्या है, आइए उसको देख भी लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका लेंस मेकर फार्मूला हुआ, जिसमें से आप देखोगे गौर से एफ, जहां एफ क्या है तुम्हारा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी, लेंस का फोकस दूरी यह है तुम्हारा, या फोकसांतर भी बोलते हैं। R1 हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस। लेंस दो सतह से मिलकर बना होता है, जिसके बीच कोई पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी सघन माध्यम होता है। तो दो सतह है तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और R2 रेडियस कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस। जो भी लेंस का सेकेंड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और 1 μ2 मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सारे बच्चे जानते हैं 1 μ2 जो आपका होता है वो होता है μ2/μ1 होता है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 μ2।
इतना बात समझ गए। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम चाहेंगे, प्रूफ करना चाहेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा लेंस में R1 R2 के पोजीशन को जरा सा फिगर में समझना होगा। उसके बाद फिर हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए इसको समझने के लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग से। प्यारे बच्चों, आप एक लेंस के बारे में सोचो। ये तुम्हारे पास एक लेंस है जिसका नाम बच्चे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। क्या लेंस है ये? कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है ये। कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में कहते हैं इसको उत्तल लेंस बोलते हैं उसको। आप गौर करके देखेंगे, इधर से अभी देखेंगे ये सतह उठा हुआ है, इधर से भी देखेंगे ये सतह उठा हुआ है, तो दोनों सतह उसका कॉन्वेक्स है, उत्तल है। और उत्तल लेंस का एक कंसेप्ट है, जो लेंस बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो उसको उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जिसके दोनों सतह देखने से पता चले कि उठा हुआ है, तो ये हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट बोला जाता है इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन डबल शब्द को इग्नोर करके यहाँ पर सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोल के हम लोग काम चला लेते हैं। फिर इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। लेंस के टाइप अलग अलग होते हैं, इस लेंस में भी 4 प्रकार का होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे जाकर। अभी यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है। फर्स्ट सरफेस हुआ, ये मेरा सेकेंड सरफेस हो गया। तो फर्स्ट सरफेस का कहीं ना कहीं पोल होगा, सेकेंड सरफेस का भी पोल होगा। तो इसका यदि नाम पी देते हैं, और फर्स्ट सरफेस का सेंटर इधर होगा, सेकेंड सरफेस का सेंटर इधर होगा। काहे को कैसे समझा आपने सर? ये देखिए, फर्स्ट सरफेस इस तरह का गोला का एक अंश होगा, सेकेंड सरफेस भी इस तरह से गोला का एक अंश होगा। तो इस गोला का जो सेंटर है वह C1 हुआ, फर्स्ट सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेकेंड सरफेस का जो सेंटर है, गोला का सेंटर है, वह इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 कहलाएगा। तो P से C1 का जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस आपका R1 होगा। और यहां से बिंदु का Q नाम दीजिए, Q से जो C2 का डिस्टेंस होगा, ये तुम्हारा R2 होगा। तो इस लेंस में R1 इज पॉजिटिव, R2 इज निगेटिव आपका लेंस होगा। तो ये जो R1 R2 आपको लिखा गया है, उसके बारे में मैं आपको सोच दे दिया कि दो लेंस लेंस में दो सतह होंगे, दोनों सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। समान भी हो सकता है, यदि समान होगा तो इसको कहेंगे इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? हिंदी में कहते हैं समद्वि उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? समद्वि उत्तल लेंस बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड है इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। यदि बराबर होंगे तब, नहीं तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, द्विउत्तल लेंस बोलेंगे। तो गौर से देखिए, R1 हमारा यहाँ पर क्या हुआ? पॉजिटिव। R2 हमारा क्या हुआ? निगेटिव। जब आपके इसके न्यूमेरिकल बनाने होंगे, R1 R2 का वैल्यू पुट करना है, बहुत बच्चे यहाँ खूब गलती कर बैठते हैं। R1 R2 का मान पुट करने में प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देता है, सब प्लस में बैठा के गदगद हो जाता है। लेकिन R1 का मान प्लस में देख रहे हैं चित्र, ये फिगर आपको माइंड में हमेशा रखना होगा। फिगर हमेशा याद रख के यदि आप आगे पढ़ेंगे तो प्लस माइनस में गलती नहीं होगी, तो उस पर आप ध्यान दोगे। चलो, ये लेंस के बारे में हो गया छोटा सा आइडिया। अब देखेंगे हमारे पास एक और लेंस होगा। एक लेंस हमारा ऐसा भी होता है जिसको आप लोग उम्मीद है जानते होंगे, और इसका नाम होता है अवतल लेंस। क्या नाम होता है? अवतल लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। और दोनों लेंस का रेडियस बराबर हो, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो, वक्रता त्रिज्या बराबर हो, इक्यू कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? इक्यू कॉनकेव लेंस बोलेंगे उसको। तो चलिए आइए इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। बहुत सारी बातें पढ़नी है यहाँ पर। अभी सिर्फ आपको हम बताना चाहते हैं रेडियस के बारे में। इसका भी यहाँ पर गोला होगा इस तरह से, इसका भी अपना गोला होगा ऐसे। ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया इस बार, और ये हमारा सेकेंड सरफेस हो गया। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर इस बार इधर होगा C1, और सेकेंड सरफेस का सेंटर होगा इधर C2।
अब देखिए गौर से, R2 हमारा इधर होगा, R2 हमारा इधर होगा और R1 हमारा इस बार इधर होगा। तो R1 इस बार निगेटिव हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए क्या कंफ्यूजन होने का चांस है कि नहीं? यस सर, जो बहुत अच्छा से चित्र को दिमाग में नहीं रखेंगे, प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस में जो R1 पॉजिटिव है वो कनकेव लेंस में R1 निगेटिव है। कन्वेक्स में R2 निगेटिव है तो कन्वेक्स में R2 पॉजिटिव है, कनकेव में R2 पॉजिटिव है। तो ये छोटा छोटा बात हुआ जो जीरो लेवल का बात है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम लोग चलिए इस फार्मूला का प्रूफ पढ़ते हैं, ये फार्मूला कैसे होगा। अब आप लोग खूब विचार करो गौर से, इस लेंस के चारों तरफ जो आप गौर करके देखोगे, इस लेंस के चारों तरफ इधर भी एयर है होगा, मान लो इधर भी क्या होगा, एयर होगा, बीच में जो होगा ग्लास होगा कि नहीं होगा, या जिस पदार्थ का ये लेंस बना होगा वही पदार्थ होगा। तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, इसको μ2 कहेंगे अपर्तनांक, इसका कहेंगे μ1 कहेंगे। मतलब ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2, ये मीडियम 1 हो गया। ये दोनों सतह के अंदर में जो पदार्थ है वो हो गया मीडियम 2, डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक μ2 कहेंगे। तो रेडी, चलिए यदि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास कंटिन्यू करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे बीच में, याद कराने की मेरी गारंटी है, बस कंटिन्यू चलते रहिए, ब्रेक नहीं लेना है। और जो भी बच्चे मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं सबने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज पढ़ लिया होगा और उस मैसेज का पढ़ लिए होंगे, तो उसके अनुसार अपना प्लान कीजिए और पढ़ाई करने की तैयारी कीजिए। अदरवाइज आपके इस जीवन में बहुत लंबी गैप हो चुकी है और ये लंबी गैप इस बार बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करेगा। बच्चों को तो मजा आ रहा होगा अभी घर में बैठे बैठे एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन सच है कि पछताना पड़ेगा उन्हें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास को महत्व दे रहे हैं और उसको केयर कर रहे हैं उन्हीं को बेनिफिट हो पाएगा, अदरवाइज बच्चों को पछताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आलस उसको सजा मिल जाएगा, इसलिए आलस किसी को नहीं करना है। चलिए आगे बढ़े, आइए अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। रेडी? यस। प्रूफ करने के लिए, लेंस मेकर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक लेंस के बारे में सोचते हैं। एक लेंस लेते हैं हम लोग, कोई एक लेंस ले लीजिए। एक लेंस के बारे में सोच लिया मैंने, एल एल डैश, एल एल डैश एक लेंस हो गया, या L1 L2 भी दे सकते हैं नाम। एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। आप देखोगे गौर से, ये पॉइंट उसका P कर दीजिए पोल, पहला सतह का, ये दूसरे सतह का पोल कर दीजिए Q। ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया, ये मेरा सेकेंड सरफेस हो गया। तो फर्स्ट सरफेस बोलेंगे आप LP L डैश, फर्स्ट सतह क्या बोलेंगे, LP L डैश। सेकेंड सरफेस बोलेंगे LQ L डैश, LQ L डैश सेकेंड सरफेस हो जाएगा। अब इसके बीच में जो पदार्थ है वह पदार्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको μ2 मान लीजिए, मीडियम 2 इसको कहेंगे हम लोग, मीडियम 2 बोलेंगे इसको। और इधर जो लेंस के बाहर में है रेयर मीडियम हो गया आपका 1 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसको हवा भी मान सकते हो। और इधर भी जो होगा एयर होगा और ये भी तुम्हारा रेयर मीडियम होगा, 1 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा। अब चलिए हम लोग फर्स्ट सरफेस का सेंटर आपका यहाँ पर होगा, चलिए इसको देखिएगा गौर से। फर्स्ट सरफेस का ये सेंटर हो गया, यहाँ पर C1 हम बोल देते हैं। तो उसमें से आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका R1 हो गया और सेकेंड सरफेस
के लिए सेंटर यहां पर दिखा दीजिए C2, जिसमें ये डिस्टेंस आपका R2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानने के लिए तैयार है हम लोग। अब गौर करके देखिए बाबू लोग, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिखा दीजिए, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट बिंदुवत लेते हैं, प्रिंसिपल स्पीड रख रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु ऑब्जेक्ट वस्तु कहते हैं उसको। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है हमको। तो एक किरण सीधा प्रधान अक्ष में, चूंकि ये सेंटर से पास करने वाला लाइन है, सीधा ये पास करेगा, कहीं नहीं मुड़ेगा। दूसरा किरण हम लोग दिखाएंगे यहां पर, ओ से निकलेगा और इस सतह पर आके टकराएगा। दूसरा किरण ये हो गया आपका। अब यदि ये सतह नहीं होता तो सीधा ये आगे बढ़ते रहता, लेकिन ये सीधा आगे नहीं जा सकता है, यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, तो वो सीधा नहीं जाएगा। सीधा नहीं जाएगा तो उस बिंदु से बदलेगा। तो बाबू लोग ध्यान देना, यहाँ पर ये बिंदु तुम्हारा हो गया आपतन बिंदु फर्स्ट सरफेस के लिए, इसका नाम कुछ दे दीजिए ए। ठीक है, इसका नाम इस बिंदु का ए दे दिया मैंने। तो सोचना होगा थोड़ा ठंडे दिमाग से कि सर फर्स्ट सरफेस के लिए सेंटर यहाँ है, अब इसके बाद ये लाइट मुड़ेगा तो किधर? तो फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर है उससे मिलाने वाला एक लाइन खींचेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। इसका नाम दे दिया C1N1। C1N1 नॉर्मल हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए। अब ये लाइट रे आपको पता है कि मीडियम 1 से, रेयर मीडियम से डेंसर में प्रवेश कर रहा है, तो वह नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। अब देखना आप लोग, कुछ देर के लिए मान लो कि सेकेंड सरफेस एब्सेंट है, नहीं है, कुछ देर के लिए आप कल्पना कर लीजिए। तो यदि सेकेंड सरफेस नहीं है तो पूरा ये मीडियम सेम है, सघन माध्यम ही है, यही मन को समझा ले। तो यहां से प्रकाश किरण सीधा नहीं जाके नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, और ये प्रकाश किरण यहां से मुड़ेगा जरूर, और यहां पर आके कटेगा। तो आपका जो यहां पर एक इमेज बन जाएगा, आपका इस बिंदु पर आके इमेज बनेगा, आई डैश एक इमेज बन गया यहां पर। यहां पर एक इमेज बन गया आपका। कब? जब सेकेंड सरफेस एब्सेंट है तब। तो आप गौर करके विचार करना चाहोगे, विचार करोगे कि सर यहां पर से यह ऑब्जेक्ट का ये जो दूरी होगा फर्स्ट सरफेस से, ये दूरी यू कहेंगे, और यहां से यहां का जो दूरी होगा ये तुम भी डैश कह दोगे। क्या कह दोगे? भी डैश। क्या कह दोगे? भी डैश। तो फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट का इमेज आई डैश पर बनाता है, और इमेज डिस्टेंस हमारा भी डैश हुआ। फर्स्ट सरफेस के लिए हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हुआ। और फर्स्ट सरफेस में लाइट रे मीडियम 1 से 2 में प्रवेश कर रहा है। फर्स्ट सरफेस से प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में अपवर्तन हो रहा है। तो आपको याद कराते हैं जरा सा बैक गियर में जाके, यहां पर बताए थे जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, मीडियम, रेयर मीडियम में होगा, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे कि नहीं? तो ये फॉर्मूला हुआ म्यू2 बाय इमेज डिस्टेंस। सेंटेंस को याद रखिएगा, सिंबल को याद नहीं रखना है। म्यू2 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी फॉर्मूला को हम लोग वहां अप्लाई करने जा रहे हैं डायरेक्ट। तो चलिए आइए अप्लाई करते हैं। तो चलिए कुछ बातें लिखते हैं। क्या बात हम लोग लिखते हैं यहां पर, देखेंगे गौर से कि सर हम लोग एक छोटा सा बात देखेंगे यहां पर, व्हेन सेकेंड सरफेस
सेकेंड का नाम क्या बोलेंगे? एल क्यू एल डैश, एल क्यू एल डैश इज अब्सेंट। मैं मान लेता हूं कुछ देर के लिए सेकेंड सरफेस अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित है। समझ जाएंगे आप लोग? ठीक है। फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस हो गया एल पी एल डैश। हम फर्स्ट सरफेस के लिए अब सोचना शुरू करते हैं। शुरू में ही मान लिया कि सेकेंड सरफेस अब्सेंट है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब होगा यू। क्या जवाब होगा? यू। और इसका इमेज डिस्टेंस यदि मैं बात करूं तो इसका जवाब होगा, आपका जवाब होगा वी डैश। क्या जवाब होगा? वी डैश। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप समझ ही रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका जो होगा वो हो जाएगा R1। अब यहां पर से मैं आपसे पूछूंगा लाइट रे बताओ जल्दी से, मीडियम 1 से 2 में जा रहा है कि 2 से 1 में जा रहा है? तो लाइट जो है यहाँ पर आपका जो पास कर रहा है, लाइट पास कर रहा है मीडियम, मीडियम भी कौन मीडियम? रेयर, रेयर मीडियम। ये बात लिखना बहुत जरूरी है। रेयर मीडियम 1 से किसमें जा रहा है? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम 2 में प्रवेश करता है। तो आप बच्चे ध्यान देना गौर से, यहाँ पर क्या समझना है, गंभीर होकर देखना। तो फ्रॉम रिफ्रैक्शन फार्मूला, क्या बोलेंगे? फ्रॉम रिफ्रैक्शन फार्मूला, अपवर्तन सूत्र से। किसके लिए? सब बातें किसके लिए सोच रहा हूं मैं? फर्स्ट सरफेस के लिए। यहाँ लिख दिया कि सब बात किसके लिए सोचेंगे? फर्स्ट सरफेस के लिए, क्योंकि सेकंड सरफेस अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उसके लिए सब सोच रहे हैं। बार बार लाइन लिखना नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आपको होशियार है, बोलिए जल्दी से। तो बोलेंगे आप लोग म्यू टू बाय वी डैश माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय R1। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। चलिए इस फार्मूला को इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दीजिए आप लोग। ये इक्वेशन 1 का हो गया। अभी फिगर में और भी चेंज करने होंगे। तो जब सेकेंड सरफेस एब्सेंट है और फर्स्ट सरफेस ओ का इमेज आई डैश पर बना देता है, तब हमारा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन हुआ। अब सेकेंड सरफेस को प्रेजेंट करना है, सेकेंड सरफेस को लाके यहाँ रखना है, तब क्या होगा? आइए आप लोग रेडी हो जाइए जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब डिस्कशन चेंज करता हूं मैं। सेकेंड सरफेस प्रेजेंट हो गया, लाके रख दिए। जैसे सेकेंड सरफेस आपका यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्या क्या घटना घटने लगेगा। तो जैसे सेकेंड सरफेस यहाँ पर से आएगा, तो यह किरण इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर से मीडियम 2 से अब मीडियम 1 में जाने लगेगा। तो डेंसर से रेयर में जाने लगेगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगा कि नॉर्मल की ओर झुकेगा? नॉर्मल से दूर भागेगा। तो वहां पर सेकेंड सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन दिखाना पड़ेगा। तो सेकेंड सरफेस के लिए आइए हम लोग नॉर्मल लाइन दिखाने जा रहे हैं। सेकेंड सरफेस के लिए सेंटर यहाँ पर है आपका, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ है, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल लाइन का खोज करते हैं। ये सेकेंड सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन हो गया।
तो इसका नाम दे देते हैं C2N2। C2N2 सेकेंड सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन हो गया। तो यहां पर से देखोगे आप लोग, सेकेंड सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन हो गया। तो अब ये लाइट रे आपका सीधा नहीं जाएगा इधर, वहां पर नॉर्मल से दूर भागेगा, तो ये लाइन यहाँ पर आके कट जाएगा और आपका ये जो फाइनल इमेज यहाँ पर बन जाएगा। ये तुम्हारा हो गया फाइनल इमेज। यहाँ पर ये बीच में कल्पना किया गया था, सेकेंड सरफेस यदि अब्सेंट रहेगा तब उसका इमेज आई डैश पर बनेगा, लेकिन सेकेंड सरफेस प्रेजेंट है तो वास्तव में ये आई डैश पर इमेज ना बन के आई पर बनेगा। और तब मैं आपसे बात करूं, यहां पर इस बिंदु का नाम बी दे दीजिए आप। तो अब आपसे बात किया है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस इस बार बोलेंगे, या डिस्टेंस इस बार बोलेंगे भी। अब थोड़ा सा कल्पना करते हैं, थोड़ा सा मन को समझाते हैं, डायग्राम को ध्यान से देखते हुए। जैसा ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, तब फिर आगे लिखिएगा। तो आपका वास्तव में इमेज आई डैश पर है, पर सेकेंड सरफेस के प्रेजेंट होने के पहले इमेज कहां बन रहा है? आई डैश पर। जैसे सेकेंड सरफेस रखे तो उसका इमेज कहां बनने लगा? तो यहां पर कहा जाता है आई डैश सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और उस सेकेंड सरफेस उसका इमेज कहां बना दिया? आई पर बना दिया। तो माय डियर बच्चों, सेकेंड सरफेस के लिए भी डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा और ये भी इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। कल्पना कीजिएगा, सेकेंड सरफेस नहीं था तो ओ का इमेज कहां बना था? इमेज बन चुका। सेकेंड सरफेस आया तो अब क्या हुआ? वह इमेज आई डैश पे ना बन के कहां बनने लगा? आई पर। इसका मतलब सेकेंड सरफेस ने आई डैश को ना खिसका के आई पर लाया। इसका मतलब सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? आई डैश ऑब्जेक्ट जैसा व्यवहार करेगा जिसका इमेज आई पर बनता है। यही सेंटेंस हमें लिखना होगा। कब? जब सेकेंड सरफेस प्रेजेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या लिखेंगे यहां पर? भी डैश, और इमेज डिस्टेंस भी लिखेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। लाइट पास कर रहा है किधर से किधर? डेंसर से रेयर में, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है। तो यहां पर कौन फॉर्मूला लगाइएगा? ये यहां पर देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमारे पास तब आ जाएगा μ1 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस μ1 माइनस म्यू बाय आर हो जाएगा। सेट हुआ बात मन में? इसको यूज करना है। चलिए आइए अब हम लोग चेंज करते हैं और उसको when second surface LQL dash is present, then I dash behaves as an object its image is formed at I। मतलब हम लोग यहां कह सकते हैं, जब सेकेंड सरफेस LQL डैश उपस्थित होता है तो आई डैश वस्तु जैसा
व्यवहार करता है जिसका प्रतिबिंब इमेज आई पर बनता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा गौर से, फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस हम लोग विचार करने जा रहे हैं। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हो जाएगा v डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश, इमेज डिस्टेंस v, रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। अब इसमें यह देखना है लाइट रे पास किधर से किधर कर रहा है। यहां पर कहेंगे लाइट रे पास कर रहा है किधर से किधर, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम 2 से रेयर मीडियम 1 में प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान देना गौर से, रिफ्लेक्शन फार्मूला क्या लिखाएगा, फ्रॉम रिफ्लेक्शन फार्मूला अपवर्तन सूत्र क्या होगा, तो μ1 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 माइनस μ2 बाय r2 लिखेंगे। अब फर्स्ट फार्मूला जो आपका था उसमें था μ2 माइनस μ1, जैसा चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हम लोग पढ़ रहे थे लेंस मेकर फार्मूला, जिसमें से आपको ये फार्मूला प्रूव कर दिए हैं। तो दो केस में स्टडी कर रहे थे हम लोग। एक केस में क्या था कि जब फर्स्ट सरफेस में मीडियम 1 से लाइट प्रवेश करके मीडियम 2 में जा रहा था, तो वहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिला था, इक्वेशन नंबर 1 मिला था, μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r1। ये मिला था जब यहाँ पर है और इसका फर्स्ट सरफेस इसका रिफ्लेक्शन कर रहा है, तब फार्मूला हुआ। फिर जब सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तब सेकेंड फार्मूला यहाँ पर मिला है μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश बराबर माइनस μ2 माइनस μ1 बाई r2, इक्वेशन नंबर 2 मिला है। जब ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तब देखें क्या क्रिया होता है। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इक्वेशन 1 को प्लस करेंगे इक्वेशन 2 से, तो प्लस करेंगे तो दोनों को एक जगह लिख के कर सकते हैं हम लोग। तो μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 ये है।
और फिर दूसरा इक्वेशन है म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय वी डैश बराबर माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करोगे आप लोग तो खूब गौर करके देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ये बातें आपका कैंसिल हो जाना है, तो बच जाएगा आपका। गौर से देखिए यहाँ पर म्यू वन बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू हो जाएगा आपका। अब देखोगे यहाँ से म्यू वन आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। हाँ क्या बोल रहे हैं माइनस, म्यू वन माइनस म्यू टू है तो माइनस कॉमन लेंगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा। इस माइनस से गुना करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा कि नहीं होगा, वही तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अब ये म्यू वन से इसको लाकर डिवाइड कर दीजिए इधर, ये हो जाएगा वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन इंटू हो जाएगा आपका वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू हो जाएगा। अब ये देखिए म्यू वन कैंसिल होकर वन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। चलिए गौर करके देखते हैं हम लोग। अब ये म्यू टू बाय म्यू वन को वन म्यू टू हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसको लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर गौर करके देखिएगा, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन म्यू टू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बोल के इसको छोड़ दीजिए। अब एक छोटा सा चीज़ मैं आपके बीच चर्चा करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। प्यारे बच्चे बताओ जल्दी से सोच के, ध्यान देना गंभीर होके कि सर भी और यू पर विचार करते हैं। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, भी इमेज डिस्टेंस। हम लोग बच्चे क्लास से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, चाहे लेंस हो या मिरर हो। ऑब्जेक्ट वस्तु जब अनंत पर होता है, कहाँ पर होता है, अनंत पर, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। चाहे लेंस हो या चाहे मिरर हो, ये बात माइंड में सेट है। तो हम लोग यहाँ पर उसी सेंटेंस को यूज करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अनंत पर हो, then image is formed at focus। इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम बच्चे लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल यू है, उसको इन्फिनिटी लीजिए आप, और तो गारंटी है इमेज डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, क्योंकि इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा फोकल लेंथ के बराबर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं बोलना चाहता हूँ, पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, तो आप बच्चों को जवाब मिल जाएगा
1 बाय वी के बदले हो जाएगा 1 बाय एफ माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। 1 बाय इन्फिनिटी खत्म हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो इस लेंस के फोकल लेंथ के लिए लेंस मेकर फार्मूला आपका बन चुका। तो कहीं ज़्यादा परेशानी नहीं थी। एक बार मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, गौर से इसको दिमाग में सेट करेंगे आप लोग। नोट कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एक बार पूरा रिव्यू करके याद करेंगे, याद करके तब हम लोग छोड़ेंगे। चलिए रेडी हो गए आप लोग, याद करवाना शुरू करें। स्क्रीनशॉट बारे बहादुर सर नहीं किया, जल्दी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देरी नहीं कीजिए स्क्रीनशॉट लेने में। चलिए रेडी हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर किस तरह से ये फार्मूला प्रूफ हो गया। अब एक बार रिव्यू अगेन रिपीट। चलिए लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करना था। तो मैंने आपको बताया था कि लेंस होता है, लेंस में दो सतह होते हैं, दो सतह में दोनों का रेडियस R1 R2 होगा, सेंटर C1 C2 होगा। तो जब लेंस फार्मूला में हम लोग प्रूफ करने के लिए चले थे तो यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया था, यह एक लेंस है जिसका फर्स्ट सरफेस LP L' है, सेकंड सरफेस LQ L' है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट O है जिसे एक लाइट रे यहाँ से निकला, ए बिंदु पर जाके टकराया। तो मैं शुरू में माना तक सेकंड सरफेस अब्सेंट है, तो यहाँ से लाइट रे मुड़ जाएगा और उसका इमेज I' पर बनेगा। कहाँ बनेगा? I' पर इमेज बनेगा। तो फर्स्ट सरफेस से अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं, तो अपवर्तन का सूत्र लगाकर उसमें हम लोग देख रहे थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो गया, इमेज डिस्टेंस V' हो गया आपका, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया। तो लाइट रे मीडियम 1 से, रेयर मीडियम 1 से डेंसर मीडियम 2 में प्रवेश करता है, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला आपको कहेगा μ2 बाय V' माइनस μ1 बाय U, μ2 माइनस μ1 बाय R1। ये उस समय ये फार्मूला लिखते हैं जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट प्रवेश करता है तब। फिर चलिए अब सेकेंड सरफेस प्रेजेंट होता है तो I' का इमेज I पर बन जाता है। तब सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V' बोलेंगे और इमेज डिस्टेंस V बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बोलेंगे, और लाइट रे मीडियम 2 से 1 में प्रवेश कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग रिफ्रैक्शन का फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, μ1 बाय V माइनस μ2 बाय V' बराबर μ1 माइनस μ2 बाय R2। अब ये माइनस को कॉमन लो तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया μ2 माइनस μ1। दोनों इक्वेशन में एक जैसा आन लाने के लिए ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो हो गया μ2 माइनस μ1। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए हम लोग, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करते हुए गए और हमको ये इक्वेशन आया। अब इक्वेशन 3 यहाँ पर पहुँच गया हमको यहाँ पर से। अब उसमें से ये जानते हैं हम लोग कि इमेज फोकस पर बनता है उस समय जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रहता है, इन्फिनिटी पर रहता है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस है पर इमेज बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगा। उस वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 3 में, हमें ये फार्मूला मिल गया। राइट, चलिए अभी नहीं, और 5 मिनट हड़बड़ाइए नहीं, 5 मिनट और गौर करके देखिए। तो 1/f बराबर 1 μ2 माइनस 1 बाय इतना है। सर कोई भी लेंस लोगे आप लोग तो गौर करके सोचोगे वो तो हवा में ही ना रखेंगे। लेंस को अभी हवा में रखकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो चारों तरफ का मीडियम 1 एयर होगा कि नहीं होगा। अब मीडियम 2 जिस ग्लास का होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो, तो मीडियम 1 एयर होगा, मीडियम 2 डेंसर मीडियम हो। अब ग्लास भी डिफरेंट टाइप का होता है,
जिस भी टाइप का ग्लास होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जरा सा यहाँ पर इस फार्मूला को कहीं कहीं आप मॉडिफाई किया हुआ देखिएगा, तो वो क्या मॉडिफाई होता है उसको जरा समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इफ मीडियम वन, ध्यान दीजिएगा, मीडियम वन इज एयर, तो ऐसे केसेस में आप म्यू वन इक्वल टू म्यू ए इक्वल टू 1 कहोगे कि नहीं? यस सर कहोगे। अब फिर कहता है एंड मीडियम टू इज एनी डेंसर मीडियम, एनी डेंसर मीडियम मतलब अलग अलग प्रकार का कांच का होता है, तो कोई भी हो सकता है, डेंसर मीडियम कोई भी हो जाए। तो माय डियर बच्चों, ऐसे केसेस में, या एनी डेंसर बोलना जरूरी नहीं है, एनी मीडियम बोलिए आप। तो ऐसे केसेस में आप बच्चों को कहना होगा म्यू टू को म्यू मान लीजिए, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए म्यू यूज करेंगे। तो आप बच्चों को पता है कि सर 1 म्यू टू इक्वल टू क्या होता है, चलिए बोलिएगा, म्यू टू बाय म्यू वन होता है। तो मैं लिखूंगा म्यू बाय 1 हो जाएगा, मतलब म्यू होगा कि नहीं होगा? तो सर लेंस मेकर फार्मूला इन एयर, लेंस मेकर्स फार्मूला इन एयर, हवा में यदि रहेगा तो आपको कहना होगा सर 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बोल सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपसे प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप लोग अपना कॉमन सेंस सोच के बताइएगा। सर ये लेंस अभी हवा में था, इसका कुछ पावर होगा कि नहीं होगा? लेंस है तो पावर तो सर होगा। जैसे हमारा आँख है, आँख का अपना पावर है, चश्मा पहनते हैं उसका लेंस का पावर होता है, तो लेंस है तो पावर कुछ ना कुछ होगा। मैं पावर पर चर्चा करूंगा अभी तुरंत आपको 1 मिनट में, लेकिन क्वेश्चन पूछने दीजिए पहले। तब ये लेंस हवा में अभी है और ये लेंस का पावर कुछ ना कुछ है। सर इसको हम लोग जल में डुबा देंगे, जल में क्या करेंगे? डुबा देंगे। तो ये इस लेंस का पावर में कोई चेंज हो सकता है कि नहीं? कॉमन सेंस। तो जैसे इसको जल में डुबा देंगे तो चारों तरफ का मीडियम हवा रहेगा कि जल? जल। मीडियम 1 बदल जाएगा। अब मीडियम 1 बदलेगा तो 1 म्यू 2 बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 1 म्यू 2 बदल जाएगा। 1 म्यू 2 बदलने से क्या होगा सर? एफ बदल जाएगा, एफ बदलेगा। और हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हाई स्कूल में वहाँ गुरुजी सिखाए थे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या सिखाए थे हाई स्कूल में? हाई स्कूल में सिखाए थे हमको P बराबर 1 बाय एफ। तो सर अब हम लोग लिखेंगे पावर P बराबर 1 म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 है। पावर के लिए फार्मूला हम लोग को ये मिल गया। अब देखिए गौर से, इस लेंस का 1 म्यू 2 बदला तो भी पावर बदला, R1 बदलेंगे तो पावर बदल जाएगा, R2 बदलेंगे तो पावर बदल जाएगा। अब ये लेंस हमारा ऐसा लेंस है, सतह को थोड़ा पतला मोटा कर दीजिए, सेंटर बदलेगा, रेडियस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मोटा है पतला है तो रेडियस बदलेगा, रेडियस बदलेगा गुरुजी, तो पावर भी। लेंस के चारों तरफ का मीडियम भी बदलेंगे तो 1 म्यू 2 बदलेगा, पावर बदलेगा। इसका मतलब लेंस की क्षमता, लेंस का जो पावर है वह मीडियम पर भी डिपेंड करेगा और रेडियस पर भी डिपेंड करेगा। तो लेंस के सतह का कर्वेचर, वक्रता को चेंज करेंगे, रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा तो पावर चेंज हो जाएगा। तो अब जल्दी बता दो तुम लोग, जल में जो डुबाए थे पावर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा?
लेंस को आप जल में डुबा दिए हैं तो पावर बढ़ जाना चाहिए कि घट जाना चाहिए? तो देखो तुम लोग कैसे सोचा सर। अच्छा प्यार से, लेंस को जल में डुबाएं कि कहीं डुबावे, R1 R2 तो नियन बदल जाएगा। तो खाली मीडियम ना, सराउंडिंग मीडियम बदलेगा। तो देखो तुम लोग रफ में सोच सकते हो कि सर जब हवा था ना, हवा था सर μ1 μA इक्वल टू 1 और मीडियम 2 कांच है, मान लो ग्लास है, μg है, तो सर ये 1.5 होता है कि नहीं होता है? तो 1 μ2 कहेंगे गुरुजी, तो μ2 बाय μ1 कहेंगे, तो 1.5 बाय 1 कहेंगे तो 1.5 होगा कि नहीं होगा? सर ये था हवा में, कहाँ था ये? हवा में था। सर उसको जल में डुबा दिया, आपने अन्याय किया, बेचारा रोने लगा। तो जल में जैसे डुबा देंगे, μ1 इक्वल टू μw, μw इक्वल टू 4/3, तो 1 μ2 तब कहेंगे W μg, मतलब μg बटे μw, जल्दी बोलो। तो सर μg मतलब 1.5 बाय 4/3, तो सर ये हो जाएगा 9/8 कर लेना, ये 1.125 हो जाएगा। अच्छा म्यू का 1 μ2 का मान यहाँ 1.5 और हो गया जल में 1.125। म्यू डिक्रीज किया कि इंक्रीज हुआ? म्यू डिक्रीज किया, तो पावर ऑफ लेंस डिक्रीज करेगा। सर ठीक, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला बता रहा है, 1 μ2 घटेगा तो पावर भी घटेगा। कंफर्म हो गया ना? सेट हुआ मन में? अच्छा पावर घटेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? सर ये तो बता रहा है, पावर घट गया तो फोकल लेंथ 1/p, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब लेंस को सर जल में डुबा देंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, अब पावर। अच्छा इसका नेचर बदलेगा कि नहीं? नेचर बदलेगा कि नहीं? प्रकृति नेचर पूछते हैं आप लोग। वो जो अवतल उत्तल है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, उत्तल लेंस क्या करता है? कन्वर्ज, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज, हिंदी में पढ़े होंगे अभिसरित, और अवतल लेंस डाइवर्ट करता है, अपसरित करता है। वही हुआ उसका नेचर, प्रकाश किरण को मोड़ के जमा करना, प्रकाश की किरण को बिखेर देना। जमा करना कन्वर्ज, कन्वर्ज, और फैला देना डाइवर्ज। तो उत्तल लेंस है तो कन्वर्जिंग नेचर है, जल में डुबाएंगे तो वही नेचर होगा कि बदल जाएगा? अंदाजी तीर नहीं मारना है, वास्तव में उसमें हालांकि वही होगा, नेचर नहीं बदलेगा। लेकिन आप लोग से एक प्रश्न है, हाँ याद हो गया ना, जल में डुबाएंगे तो नेचर नहीं बदलेगा। यदि हवा में कन्वर्जिंग नेचर है तो जल में भी उसका कन्वर्जिंग नेचर होगा गुरुजी। और उसी को जब क्या करेंगे हम लोग, उसी को जब क्या करेंगे? अच्छा बेंजीन समझते हैं आप लोग? बेंजीन सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? बेंजीन सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? कंफर्म है, लिक्विड है। वेरी गुड। जल भी लिक्विड है, जल में डुबाए, लेंस का नेचर नहीं बदला, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ये भी याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, चरगुना बढ़ेगा फोकल लेंथ। यदि हवा में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, अगले क्लास में प्रूव करके दिखाएंगे, हवा में है 15 सेंटीमीटर, जल में डुबाइएगा तो उसका फोकस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। हवा में पावर 4 डाइऑप्टर, तो जल में जाके पावर बढ़ेगा घटेगा? पावर घटेगा, 1/4 हो जाएगा, है ना, 1 डाइऑप्टर हो जाएगा। हाँ लेकिन नेचर नहीं बदलेगा, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग रहेगा। लेकिन एक लिक्विड ऐसा है जिसका नाम कुछ देर पहले बोले थे, बेंजीन। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, पूछा है 3 बार। बेंजीन में लेंस को डुबा देंगे तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, पावर घटेगा, लेकिन नेचर भी बदल जाएगा। यदि हवा में ये कन्वर्जिंग है तो बेंजीन में डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा। अगले क्लास में इसको
प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके, बाय बाय, मस्त रहिए।